So hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel EduPassion. So finally 2 chapters हमारे complete हो चुके हैं and today we are going to start another new chapter or new unit that is called as biotechnology. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है बच्चों के लिए और यू गाइज वर वेटिंग फॉर दिस चैप्टर. तो अभी स्टार्ट करेंगे हम. दिस इज़ योर 11th चैप्टर क्लास 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट. हम लोग डील करेंगे फर्स्ट चैप्टर इस यूनिट का, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस. इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं बेटा कि बायोटेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पर हम वर्क करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंडर, और आपके जो प्रोसेसेस हैं उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर with the meaning of the chapter, meaning of the name of the chapter basically. तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है. क्या होती है आपकी बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी क्या है बेटा, देखो बायो दैट मीन्स somehow we are talking about the living system, right? Or we are involving the living system here and technology means the use of technique. ठीक है. तो वो टेक्निक जहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर हम we use of organism or its products like enzymes. ठीक है. enzymes, its enzymes, ऑर्गेनिज्म के एंजाइम या उनका प्रोडक्ट या ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम किस टेक्निक में, इन अ टेक्निक वी प्रोड्यूस, क्या करते हैं हम, कुछ बनाते हैं. क्या बनाते हैं बेटा, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स या फिर प्रोसेसेस. कुछ प्रोसेस बनाते हैं या प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि यूजफुल है, ये बेनिफिशियल है फॉर ह्यूमंस. मतलब हम अपने फ़ायदे की ही चीज़ें कर रहे हैं, समझ रहे हो. हम ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके किसी टेक्निक में, किसी भी प्रोसेस में और कुछ प्रोडक्ट बनाएं, कुछ बनाएं ऐसा जो कि हमारे लिए यूज़फुल हो, बेनिफिशियल हो. दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. अब दिमाग घूमा आपका कि यार पहले वाले चैप्टर में तो यही किया है, ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके अपने लिए चीज़ें करवा रहे हैं. ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो अ बायोटेक्नोलॉजी. हम पहले बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के आ रहे हैं, देख लो, और यहाँ पर चैप्टर का इंट्रोडक्शन या फिर चैप्टर यहाँ स्टार्ट हो रहा है. तो जो हम पढ़ के आ रहे हैं बेटा, ये क्लियर है आपका, जो हम पढ़ के आ रहे हैं ये वाली चीज़ वो क्या है बेटा, दैट कम्स इन अ क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी. पुरानी बायोटेक्नोलॉजी है वो, ट्रेडिशनल या फिर क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी. यू कैन कैटेगराइज दैट ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. या वो प्रोसेसेस को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं बेटा, क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी ये आपकी ट्रेडिशनल और क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी है. क्या चीज़, जहाँ पे हम डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, हमने किसको यूज़ किया, ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया, और हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल है. एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसमें, कर्ड बना के आ रहे हो ना, फर्मेंटेड बेवरेजेस, ऐसी जितनी चीज़ें हम पहले बना के आ रहे हैं
वो भी बेटा आपकी बायोटेक्नोलॉजी है। कौन सी? क्लासिकल या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब दूसरी क्या है जो हम लोग अभी नॉर्मली जिसके ऊपर बहुत वर्क हो रहा है ना, डेवलप्ड पूरी तरह से इंडिया में नहीं हुई है या फिर आपका फुल पोटेंशियल नहीं दिखा रहा, ये है प्रोसेसेस। अपॉर्चुनिटीज़ कम है हमारे इंडिया में, पर बहुत काम की चीज़ है ये जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दूसरी तरफ आपका कौन सी आ जाती है बेटा? मॉडर्न। ये ट्रेडिशनल है, ये मॉडर्न हो गई। मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। दो नाम दे दिए मैंने बायोटेक्नोलॉजी के। एक आपकी होती है बेटा क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, और यहाँ हमारे पास है मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न है पहली बात, ठीक है, तो इसमें थोड़ी हम मॉडिफाइड टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। मॉलिक्यूलर है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है बेटा। मॉलिक्यूलर मतलब कि हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर कुछ करने वाले हैं। यहाँ हमने क्या किया, बेसिकली हमने डील किया डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म के साथ में, उससे प्रोडक्ट्स बनवा रहे हैं हम। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, हम छेड़खानी करने वाले हैं किसके साथ में? मॉलिक्यूल्स के साथ में। और कौन से मॉलिक्यूल्स के साथ में? जेनेटिक मटेरियल के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें आपके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या मिलता है? टेस्ट ट्यूब बेबी मिलता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी। आपके डीएनए वैक्सीन्स, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ये इम्यूनाइजेशन में मैंने जो चैप्टर था आपका 8th चैप्टर, वहाँ हमने डिस्कस किया था। थर्ड जनरेशन वैक्सीन कौन सी होती है? डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन में क्या कर रहे हैं हम? जेनेटिक मटेरियल को इंक्लूड कर रहे हैं, है ना, उसके साथ में ऑल्टर्ड करके, जेनेटिक मटेरियल को ऑल्ट्रेशन करके हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसमें? बॉडी में, जिसको हमने वैक्सीनेट करना है, ठीक है। तो वो आपकी कहाँ इस कैटेगरी में आ जाती है। तो ये क्या है बेटा? आपकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हमारे पास दो ब्रांचेस हैं। हमने कौन सी डेफिनेशन पढ़नी है, कौन सी डेफिनेशन याद रखनी है? क्या वो पुरानी वाली जहाँ पर हम लोग बोल रहे थे कि हमने ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया, उसके एंजाइम का यूज़ किया और कुछ प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस बनाए जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए क्या थे? बेनिफिशियल थे। या हमने मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे जहाँ पर हम बोलेंगे कि हमने मॉलिक्यूल्स के साथ में ऑल्टरेशन किया और उसके बाद में उससे हमने ऐसी चीज़ें बनाई और ह्यूमन बींग्स में ह्यूमन बींग्स बोल रहे होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करके कुछ ना कुछ उससे हमने फ़ायदा लिया, ठीक है। प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी बनाएंगे हम और यहाँ पर भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगी। तो लेकिन हमने यहाँ पे जो ऑल्ट्रेशन किया है वो जेनेटिक मटेरियल में किया है। ये एक नई चीज़ यहाँ पर इंक्लूड हुई, कहाँ पर? आपके मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी में। तो इन दोनों डेफिनेशंस को अलग अलग पढ़ने की ना पढ़ें, इतनी आप क्या है तकलीफ़ ना उठाएं, उसके लिए आपके यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने एक डेफिनेशन दी बेटा जो आपको लर्न करनी है एज इट इज़। एनसीईआरटी में आपके दे रखी है फर्स्ट पेज पे इस चैप्टर के, वो आपको वैसे ही लर्न करनी है। क्या कहती है वो डेफिनेशन? जिसमें आपके ये दोनों ही क्या है, आपके दोनों टाइप की जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है, क्लासिकल या आपके मॉडर्न, वो दोनों इंक्लूड हो जाती हैं इसी में, इस डेफिनेशन में। क्या डेफिनेशन है बेटा? द इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ऑफ नेचुरल साइंसेस, नेचुरल साइंस को हमने इंटीग्रेट किया और किसको इंटीग्रेट किया? एंड ऑर्गेनिज्म को या उसके सेल को, ऑर्गेनिजम्स को या उसके पार्ट को,
या उनके मॉलिक्यूल्स को। किसके लिए? टू फॉर प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। छोटी सी डेफिनेशन है ये है आपकी, जिसमें आपका दोनों पार्ट इंक्लूड हो गया सिंपल सी डेफिनेशन के साथ में। 1 मिनट में चेक कर लूँ एक बार। अच्छा, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है बेटा, ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वही बात है, प्रोसेसेस करवा रहे हैं हम, है ना, सर्विसेज। तो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए जो कि बेनिफिशियल हैं फॉर ह्यूमन काइंड, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं, बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन काइंड। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन दी है किसने? आपके यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये बात हो गई बायोटेक्नोलॉजी की। देखो, हर चीज़ बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्निक है, इनके भी फादर होंगे, है ना। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है बेटा, उनके जो फादर हैं वो हैं कार्ल एरिके। ही इज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या है बेटा? फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और यही आपके इन्होंने ही बेटा ये जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है उसको कॉइन किया। इसको, उसका नामकरण जो है वो भी कार्ल एरिके ने ही किया है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी एक और आगे आने वाले हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मेंशन सॉरी। ये समझ में आया आपको? बायोटेक्नोलॉजी ये भी है और ये भी है, ठीक है। दोनों को मिलाकर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक नई डेफिनेशन बनाई जो कहती है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स एंड पार्ट देयर ऑफ मॉलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको बाद में हम क्या देखते हैं कि जो आपके बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। वो किन प्रिंसिपल्स पे बात करती है, क्या प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व करती है? यहाँ बेसिकली बेटा 2 प्रिंसिपल इन्वॉल्व होने वाले हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। इन दोनों प्रिंसिपल में क्या है वो देखते हैं। सो लेट मी रैप दिस फर्स्ट। ये समझ में आ गया होगा ना? इजी सा है, समझ ही आ गया होगा। नाउ बच्चों, लेट्स सी what are the principles of biotechnology. We have talked about biotechnology, right? The definition of biotechnology किसने दी थी? आपके कार्ल एरिके। डेफिनेशन किसने दी थी? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फादर कौन है इनके? कार्ल एरिके। इन्होंने ही आपके क्या किया था? बायोटेक्नोलॉजी टर्म को क्वाइन किया था, नामकरण भी उन्होंने ही किया है इन टेक्निक्स का, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स बेटे 2 हैं। देयर आर 2 प्रिंसिपल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी, फर्स्ट एंड सेकेंड। द फर्स्ट वन इज, जो कि मेन प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसकी इंजीनियरिंग करने वाले हैं बेटा? हम जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है। दूसरी तरफ है हमारे पास बेटा बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ये इंजीनियरिंग जो प्रिंसिपल्स हैं क्या कहते हैं आपसे?
जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में है बेटा, ये वो टेक्निक्स हैं, दीज आर द टेक्निक्स, भैया टेक्निक ही है, ठीक है, टेक्निक जो कि क्या करेगा बेटा, ऑल्टर कर रहे हैं। क्या ऑल्टर करेंगे हम? इन टेक्निक्स में हम ऑल्टर करने वाले हैं जेनेटिक मटेरियल को। ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, इसको आगे ले लेते हैं, ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल आपके पास बेटा क्या है? आपके पास या हमारे पास ओवरऑल आपके पूरे लिविंग वर्ल्ड में, है ना, क्या है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। सबके पास है डीएनए एक्सेप्ट वायरसेस। कौन से वायरसेस? आरएनए वायरसेस। उसमें बेटा आरएनए है और यहाँ पर आरएनए भी इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो हम दोनों को ही यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। हमने क्या करना है इस टेक्निक में? जेनेटिक इंजीनियरिंग जो प्रोसेस है, उस प्रिंसिपल है, उसमें क्या करना होता है, वो टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं जहाँ हम ऑल्ट्रेशन चेंज करेंगे, केमिस्ट्री को ही चेंज कर देंगे। केमिस्ट्री चेंज करने का मतलब है इन मॉलिक्यूल्स में, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स में छेड़खानी करने वाले हैं। अब ये करने की वजह से हमें क्या मिलेगा? वाई वी आर डूइंग दिस? वी विल आफ्टर ऑल्ट्रेशन वी विल इंट्रोड्यूस these altered genetic material, पूरा लिख देते हैं, जेनेटिक, ओहो क्या लिख रही हूँ मैं, ऑल्टर्ड जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल को बेटा जो ऑल्टर हमने कर दिया है इनटू दी होस्ट सेल, होस्ट सेल में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इससे हमें क्या होगा? वाई वी आर डूइंग दिस? वी आर डूइंग दिस टू एम, किस एम के लिए? हम जो फिनोटाइप है ऑर्गेनिज्म का, कौन से? होस्ट के, उसको हम चेंज कर देंगे। विल चेंज दी phenotype of the host organism। ये होता है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग? द टेक्निक्स in which we alter the chemistry of genetic material, either DNA or RNA, and after that we will introduce this altered genetic material into the host cell या host organism, into the host organism in order to change its phenotype, in order to change its phenotype। ये आती है बेटा आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में। क्लियर है ये चीज़ कि क्या है बेटा? अब देखो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, अच्छा इसको हम केमिस्ट्री या फिर केमिकल इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि हम केमिस्ट्री में छेड़खानी कर रहे हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को आप टेक्निक्स बोल सकते हैं। कौन सी टेक्निक्स? स्टेरलाइजेशन टेक्निक, स्टेरलाइजेशन टेक्निक। देखो मतलब समझ में आ गया होगा आपके। यहाँ पे हम स्टेराइल करेंगे, हम क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे इस टेक्निक में। ये कौन सी टेक्निक है बेटा? फॉर द मेंटेनेंस। ये क्या करती है? इसको ऐसे लिखते हैं, ये क्या करती है? मेंटेन द स्टेराइल एम्बियंस फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। ये जो इंजीनियरिंग हम यहाँ करने वाले हैं, अगर हम जो काम कर रहे हैं बेटा, उसकी जो एम्बियंस एटमॉस्फेयर है सराउंडिंग, उसको हम स्टेराइल कर देंगे। क्यों करेंगे यहाँ पर? इसकी भी कोई ना कोई वजह होगी। नाउ वी हैव डन दिस स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। व्हाई? just to enable
द ग्रोथ, enable the growth of only the desired microbe। समझ रहे हो, सिर्फ जो हमें चाहिए हम उसको ही ग्रो कराने के लिए हमने क्या करना होगा, बाकी सबको हटाना होगा वहाँ से। कहीं ऐसा ना हो हम लाए खाना है ना, एक रोटी दी हमने कि बेचारा ये एक रोटी खा के इसकी भूख मिट जाएगी और ये अच्छे से ग्रो करेगा। अब साथ में और भी ग्रो कर रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स वो भी लेंगे, कंपटीशन होगा, तो क्या उसको फुलफिल हो पाएगी जो भी हम लोग दे रहे हैं कंडीशन? नहीं हो पाएगी ना। तो टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिज़ायर्ड माइक्रोब, डिज़ायर्ड माइक्रोब को ग्रो कराने के लिए हमने स्टेराइल कंडीशन जो देते हैं वो हम किस प्रोसेस में या किस इंजीनियरिंग में देते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में। अब इससे होगा क्या बेटा, इससे ये होगा कि जो आपकी ग्रोथ होने के बाद में हम क्या करेंगे, ये लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करेंगे, ग्रो इन लार्ज क्वांटिटी। और जिसकी वजह से बेटा ये क्या करेंगे, हमें मैन्युफैक्चर करेंगे हमारे लिए जो हमारे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में क्या होंगे, मैन्युफैक्चर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ताकि हमें वो प्रोडक्ट्स मिल सकें एक ज़्यादा अच्छे अमाउंट में, क्योंकि हम ये पूरा तामझाम इसी के लिए कर रहे हैं। समझ में आया ये दोनों प्रिंसिपल्स आपके? पहला प्रिंसिपल बोलता है पहला प्रिंसिपल क्या है आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड प्रिंसिपल क्या है आपका, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। पहले में हम लोगों ने क्या करा, ऑल्ट्रेशन किया है जेनेटिक मटेरियल में, उसकी केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स को ही हमने चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब चेंज नहीं, बिल्कुल अलग हटा के रिप्लेस नहीं किया, उसके अंदर चेंजेस कर दिए, है ना, मॉलिक्यूल्स में चेंजेस कर दिए। वो आपका क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम प्रोसेस यहाँ पे लिखी है कि हमने उसको होस्ट में करा और आपके चेंज करा दिया हमने फिनोटाइप। दूसरा हमारे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या कहता है कि हमने स्टराइलेशन टेक्निक का यूज़ करके हमने जो एम्बियंस है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, उसको स्टराइल कंडीशंस प्रोवाइड करी। ठीक है, क्यों करी, किसको प्रोवाइड करी हमने, जो ऑर्गेनिज्म है जो हमारा ऑल्टरेशन करने के बाद में हम उसको ग्रो करा रहे हैं, ताकि वही डिज़ायर्ड माइक्रोब ही आपका ग्रो करे, बाकी ग्रो ना करें। वो हम कंडीशंस दे रहे हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, जिससे कि हमें एक लार्ज अमाउंट में बायोटेक्नोलॉजिकल क्या प्रोडक्ट्स मिल सकें। ठीक है, तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी से दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमें ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसका फिनोटाइप चेंज होगा। हमने बताया था कृष्ण में आपने देखा होगा, कंगना रनौत हाइब्रिड थी ना, मतलब ऐसा होगा नहीं, ऐसे नहीं हो, इतना बड़ा नहीं कर सकते कि रेप्टाइल्स को उठा के इंसानों में डाल दिया और वो कितना मस्त मतलब घूम रही है, जीभ निकल रही है, उसी की थी, अब भूल गई मैं। ठीक है, तो मतलब ये चेंजेस जो हैं आपके, ऐसा नहीं, ये वाला एक हमने फिनोटाइप ही बदल दिया ऑर्गेनिज्म का, दूसरा हम उसको यूज़ कर रहे हैं उससे प्रोडक्ट बनवाने के लिए, हम उसको यूज़ कर रहे हैं क्या करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसमें चेंजेस कर दिए, वो हमारे लिए प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये होता है बेसिकली आपके मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट। आई होप ये दोनों प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये समझ में आ गए हों तो अब यहाँ पर हम एक और प्राणी इंसान का नाम लेंगे जो फादर हैं किसके, जेनेटिक इंजीनियरिंग के, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। कौन है बेटा फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनका नाम है बेटा पॉल बर्ग। इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज भी मिला है। इन 1980। ये आपके हो गए बेटा प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब अभी मैं टाइम देखती हूँ, अगर टाइम होता है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके आगे जो आपके कंस्ट्रक्शन है या फिर आपके देखा था जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना वो कैसे बना उसकी बात कर लूँगी। अगर लेक्चर ज़्यादा, चलो छोड़ो, पहला दिन है, अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं, प्रिंसिपल तक ख़त्म करते हैं। नहीं रुको, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, हम इसकी बात और कर लेते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये जो बेसिकली आपकी डेवलप हुई है उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है।
ये बेहतर रहेगा। और यहाँ पर हम लोग फिर एंड करेंगे लेक्चर आज का। और ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ज़्यादा नहीं है, लर्न करने का कुछ भी नहीं है, बस ये 2 प्रिंसिपल्स और पीछे वाली डेफिनेशन है। कहानी थोड़ी लंबी हो जाती है, कोई बात नहीं, लेक्चर थोड़ा हो ही जाता है कहानी बनाने में, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चों हम लोग अभी इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर का, तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट तक ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बस खाली एक चीज़ और इन्वॉल्व करना चाहती हूँ इस लेक्चर में कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके डेवलपमेंट का, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपका ये क्या है डेवलप हुई है, आपकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है। देखो पहले से चलती आ रही है, आप जानते हैं सब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा बेहतर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों है बेहतर बेटा? क्योंकि ये क्यों है बेहतर? क्यों है बेहतर? क्योंकि बेटा ये परमिट करता है किसको? वेरिएशंस को। परमिट्स वेरिएशंस। रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस आ रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन इतने ज़्यादा आपके क्या हैं, वेरिएशंस नहीं आते हैं, है ना। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है वो तो आपकी सर्टेन नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकती, एक्यूरेसी नहीं है उसके अंदर, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी नहीं होती है, उसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं, बहुत माइन्यूट, रिलेटिवली माइन्यूट। यहाँ बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 2 ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व हेयर इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दोनों का हाफ जेनेटिक मटेरियल या जीनोम आ रहा है, जेनेटिक मटेरियल आ रहा है सॉरी, और वो फ्यूज़ करके आपके एक नई जनरेशन या नया ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म बना रहा है। तो उसके अंदर वैसे ही ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये क्या करता है? ये प्रिजर्व कर रहा है, प्रिजर्व जेनेटिक मटेरियल। प्रिजर्व करेगा तो वेरिएशंस कहाँ से आएंगे? तो पहली बात तो ये वेरिएशंस की बात हो गई, इसको मतलब दिमाग में रखना, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन इससे कुछ रिलेटेड है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जानते हैं वेरिएशंस हैं। क्यों वेरिएशंस आ रहे हैं? क्योंकि 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं। अब ये बात जानते थे लोग कि यहाँ 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होने की वजह से आपकी ये हो रहा है। तो इसी चीज़ को यूज़ करके ट्रेडिशनली क्या किया जाता था? क्या किया जाता था बेटा? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या फिर हाइब्रिडाइजेशन किया जाता था। आर्टिफिशियल मत बोलो, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता था। इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था? हम चूज़ करते थे कि हाँ ये जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे ऐसे मान लो तुम, चिंकी की शादी हो रही है ना, चिंकी के घर वाले लड़का देखने जा रहे हैं, तो वो बड़ा ध्यान रखेंगे कि भाई लड़की के लिए हमारा लड़का अच्छा होना चाहिए। तो उसको देखेंगे कि हाँ लंबा है, ठीक है, छोटा तो नहीं है, और बहुत मतलब क्या होना चाहिए, कमाता धमाता होना चाहिए, हाँ ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए वरना काम कैसे करेगा, है ना, हेल्दी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा किन्होंने? आपके चिंकी के पापा ने। अब जो लड़का था उसके ये सारे फीचर्स का ध्यान क्यों रखा? उनको क्या मतलब, है ना, बात होती है। और ऐसे ही जिसको देखने गए हैं वो चिंटू है, सपोज चिंकी के लिए चिंटू देखने गए, चिंटू के घर वालों ने भी कहा कि भाई हमें भी चिंकी से मिलना है। वो भी देखते हैं, वो देखते हैं कि हाँ लड़की की हाइट भी ठीक होनी चाहिए, उसके अंदर भी वो कुछ फीचर्स देखते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो उन्हें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों देखा जा रहा है? तो देखो बेटा, बेसिकली वो इंसान तो नहीं बदल सकता ना, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जो उनके आगे बेबीज़ होने वाले हैं उनका क्या होगा? कॉम्बिनेशंस तो इन्हीं के होंगे ना, वही फीचर्स आने वाले हैं। और जीन पूल अच्छा हो तो इसीलिए ये देखा देखी वाली चीज़ें होती हैं। तो यही यहाँ पर किया गया। सपोज़ आपने कभी सुना होगा ना, जैसे प्योर ब्रीड चाहिए होती है, जिनके पास प्योर ब्रीड के डॉग्स होते हैं वो ऐसे ही अपने डॉग्स को, या फिर शी डॉग है तो वो ऐसे ही नहीं छोड़ देते उसको, है ना, इंटीमेसी के लिए। वो क्या करते हैं, उनको अगर वो जो चल रहा होता है ना पीरियड आपका, जिसमें आपने देखा होगा, हमेशा आपने पपीज़ नहीं देखे, है ना, उनका सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। तो वो सीज़न जब आता है तो उन डॉग्स को, जो उनके मालिक होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो पर्टिकुलरली उन डॉग्स के पास लेकर जाके फर्टिलाइज़ कराते हैं। जो प्योर ब्रीड के डॉग्स होते हैं, जो मेल होते हैं, उनके पास ले जाते हैं। तो ये क्यों लेकर जा रहे हैं? और फिर देखा जाता है अच्छा हो,
क्यों देखा जाता है कि अच्छा हो, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसमें आपके वही जीन्स आएँ जो हमें चाहिए। समझ रहे हो क्या होता है? गांव में होता है, गाय होती हैं, उनको फर्टिलाइज करवाया जाता है, ये बैल चुने जाते हैं कौन से कि हाँ ये अच्छा है, इसकी जो हाइट है, फिजिक अच्छी है, इससे हम क्या अपनी गाय को फर्टिलाइज कराएंगे जिससे कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है अच्छी हो। तो ये जो नॉर्मली ट्रेडिशनली की जाती थी वो इसलिए की जाती थी कि हमें वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, लेकिन उसमें कुछ और गलत चीज़ें भी हैं, है ना। तो हमको नहीं पता, हमने तो सिर्फ खाली एक बंदा चुना, मेल चुना हमने तो एक, ठीक है, और उसको हमने क्रॉस करा दिया एक फीमेल से जिसको हमने चूज करा, ठीक है। इसके जो आपके बेटा गैमीट बनेंगे, इसका गैमीट क्या होगा? स्पर्म, ठीक है। इसमें बेटा सबके सब 23 क्रोमोसोम आएंगे, मतलब एन कंडीशन 23 के 23 क्रोमोसोम आएंगे, या फिर आप बोलो 22 ऑटोसोम के साथ में प्लस एक्स, ये स्पर्म ये होगा, या फिर आपका प्लस वाई ये होगा, मतलब 22 के 22 पूरे आ रहे हैं। और हमें चाहिए था, सपोज हमें चाहिए था क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो जीन था हाइट के लिए, हमें सिर्फ वही जीन चाहिए था, हमें सिर्फ वही क्रोमोसोम का जीन चाहिए था। लेकिन बेटा हमारे इस हाइब्रिडेशन की टेक्निक से क्या होगा, आपके सारे के सारे जीन आ रहे हैं, है ना। चाहिए था हमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन यहाँ पर उसके साथ में जितने कैरेक्टरिस्टिक थे वो सारे आ रहे हैं। तो कुछ नहीं पता कि कौन सा एक्सप्रेस हो जाए। ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम पहले फर्स्ट टर्म में आप पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, समझ में आ रहे हैं कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा था, बेसिकली डिज़ायर्ड जीन के साथ साथ में आपके अनडिज़ायर्ड जीन भी आ रहे थे। हमारा क्या हो रहा था, डिज़ायर्ड जीन्स के साथ साथ में डिज़ायर्ड जीन के साथ में अलॉन्ग विद अनडिज़ायर्ड जीन्स, समझ रहे हो, वो हमें चाहिए नहीं था, तो मुसीबत हो गई। ये जो अनडिज़ायर्ड जीन आ रहे हैं हमारे साथ में, ये हमें चाहिए ही नहीं, सो इट क्रिएट्स अ लिमिटेशन। और समझो इसको, हमने हाइब्रिड करवाया किसका, आपके गोभी के फूल का, ठीक है, ये सोच के कि भाई क्या होगा, गोभी निकल आएगी यहाँ पर हैं, और नीचे से उसको हम क्या करा देते हैं, नीचे वाले में रेडिश के साथ में करा देते हैं, जिससे कि हमें रेडिश मिल जाएगी, ठीक है, जड़ की जगह हमें रेडिश मिल जाएगी, और ऊपर हमें मिल जाएगी क्या, आपके गोभी, कॉलीफ्लावर, ठीक है, नीचे हमने रेडिश, ये सब ये सोचा, है ना। जीन इन दोनों के क्या बोलते हैं, आपने इन दोनों प्लांट को हाइब्रिडाइज कराया, हाइब्रिडाइज कराकर ये सोचा कि हमारा क्या होगा कि ऊपर वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा कॉलीफ्लावर का वो फूल आ जाएगा, और नीचे जो रूट्स हैं कॉलीफ्लावर की उसकी जगह पे हमारा रेडिश आ जाएगा। इन दोनों के क्रॉस में ये सोच के ये क्रॉस कराया गया। लेकिन बेटा बना क्या, रेडिश की लीव्स, ठीक है, और कॉलीफ्लावर की रूट। नेचर ने इनके साथ खिलवाड़ कर दी। देख रहे हो, हमने ट्रेडिशनली क्या हुआ, हाइब्रिडेशन कराया ये, और हमें मिल गया ये, समझ रहे हो। तो ऐसा हमें क्या, इसका मतलब समझ में आ रहे हो, डिज़ायर्ड हमारे जीन ये थे, साथ में हमारा क्या वो डिज़ायर्ड तो नहीं आया, हमारा अनडिज़ायर्ड ही आपका एक्सप्रेस हो गया। एक एग्जाम्पल लिया, जस्ट एग्जाम्पल, इसको बहुत सीरियस मत ले लेना, है ना, इसके अंदर मत घुस जाना एग्जाम्पल में, समझ रहे हो। ट्रेडिशनली हमको नहीं पता कि कौन सा एक्सप्रेस हो जाए, ठीक है, और डिज़ायर के साथ साथ में अनडिज़ायर्ड जीन भी हमारे आ रहे हैं। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम किया किसने, आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग ने। इसको ओवरकम किसने किया बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग ने। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने वही जीन लिया, ओनली इंट्रोड्यूस ओनली डिजायर्ड जीन, सिर्फ डिजायर्ड जीन को ही हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है, अनडिजायर्ड वाला सीन ही खत्म। तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा किसके पीछे, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग या इस टेक्निक के डेवलपमेंट के पीछे, कि ये लिमिटेशन आ रही थी जिसको हमने ओवरकम किया इस
आपकी किससे, टेक्निक से। तो यहाँ पर हम लेक्चर अपना आज का एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया, कैसे बनाया, किससे बनाया, ये सारी चीज़ें, कौन से स्टेप्स होते हैं, और टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी, या फिर रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या जेनेटिक इंजीनियरिंग, सब कुछ बोल सकते हो। ठीक है, उनके टूल्स के बारे में बात करेंगे। कल ही के लेक्चर में नहीं होगा, टूल्स में टाइम लगेगा थोड़ा, काफ़ी सारे टूल्स हैं। ठीक है, तो साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। आज का लेक्चर के वीडियो देखने के बाद में ही आपको, मैं उम्मीद करती हूँ, ये जो डेफिनेशंस हैं वो आप लर्न कर लेंगे, प्रिंसिपल्स लर्न कर लेंगे, और जो नेम्स हैं फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये दोनों ही लर्न कर लेंगे, ताकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपका पहला वाला लेक्चर कंप्लीट या प्रिपेयर हो, कंप्लीटली प्रिपेयर हो। ठीक है, तो इसी आशा के साथ में पढ़ते रहिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल।